हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि जब भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सेवा में होता है तो अपने भविष्य के लिए वो कुछ प्लानिंग्स करके रखता था कि उस समय पर जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ पेंशन मिलेगी और उस एक मुश्त धनराशि का वो कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, कहीं कुछ उसका प्रयोग करेगा जिससे कि उसकी जो वृद्धावस्था है वो सिक्योर हो जाए। और इसीलिए जो इंसान है वो पेंशन को काफी उम्मीदों के साथ, काफी सपनों के साथ उन चीजों को सजो के रखता था। लेकिन एक समय बढ़ता गया और इस समय बढ़ते हुए जब हम देखेंगे तो जो पेंशन की प्रणाली है उसमें काफी सारे बदलाव होते गए। और उन बदलावों में जो सबसे पहला चरण था पेंशन का था वो था ओल्ड पेंशन स्कीम। उसमें आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था और एक फिक्स जो राशि वो पेंशन आपको मिलती थी। समय के अनुसार एनपीएस आया, फिर आपका यूपीएस आ गया। लेकिन फिर भी जो बहुत सारे सरकारी संगठन हैं, कर्मचारियों के बहुत सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी मांग कर रहे थे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो आना चाहिए वापस। लेकिन सरकार ने उसके लिए मना कर दिया कि ना, अब लगभग ऐसी जो सभी संभावनाएं वो खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा खत्म हो रहा है, यानी कि सरकार के पास अब इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो अब इस ओपीएस को सस्टेन कर पाए ना। इसी के बारे में हम बात करने वाले कि अभी जो रिसेंटली सारी बातचीत हो रही थी पेंशन के बारे में, एट्थ पे कमीशन के बारे में, कि एट्थ पे कमीशन ने ऐसा क्या बोला है इस पेंशन के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन जो तर्क, जो सारी चीजें, जो फैक्ट हैं, जो फिगर्स हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग भी डेफिनेटली सरकार का ये जो निर्णय है, ये जो नई पेंशन प्रणाली है या फिर जो ओपीएस को पूरी तरह से बंद करने की बात करी गई है, ये जो तर्क दिए जा रहे हैं, ये तर्क कितने अनुचित हैं या फिर कितने उचित हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। ये सारी चीज चर्चा में इसलिए आ गई बिकॉज रिसेंटली आप सबको पता होगा कि जो एट्थ पे कमीशन है उसका इंतजार हो रहा था कि साहब जो अपने टीओआर जो बताएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताएगा कि कैसे क्या काम करना है। दरअसल जिस पुरानी ओपीएस की समाप्ति की उम्मीदें हैं वो इसी टीओआर के अंदर छुपी हुई हैं। अभी रिसेंटली जो एट्थ पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए जो कैबिनेट है उसके द्वारा मंजूरी दी गई और इसी टीओआर से ये चीज निकल के आई कि अब लगभग पूरी तरह से ओपीएस की वापसी पूरी तरह से लगभग असंभव है, यानी कि वो ओपीएस अब वापस नहीं आने वाला है। क्योंकि अभी तक कुछ डिमांड हो रही थी कि भाई वो ओपीएस को वापस से लाओ, उसी को लागू करो। इवन कुछ राज्यों ने उसको लागू भी करके रखा हुआ है। केंद्र सरकार का जो जोर है अब वो वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक स्थिरता पर है। यानी कि जो फिस्कल जो डिसिप्लिन होता है, राजकोषीय अनुशासन होता है, सरकार उसकी ओर यहां पर फोकस कर रही है। अब इन चरणों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि पेंशन किस तरह से इवॉल्व हुई, पहली वाली में क्या फायदे नुकसान थे, और जो मैं अब बात कर रहा हूं कि ये वापस क्यों नहीं आएगी, इसके पीछे सरकार क्या तर्क दे रही है। उन तर्कों को आप सुनिए और आप फिर उसका जवाब दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर जो हमारा ओपीएस है, यानी कि ओल्ड पेंशन जो स्कीम था, इसके बारे में। ओपीएस शुरुआत में अगर हम यहां पे देखें तो इसमें जो शुरुआत से यानी कि 1 जनवरी 2004 से पहले के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर ये लागू होती थी और ये नॉन कंट्रीब्यूटरी हुआ करती थी। यानी कि इसमें जो पूरा पैसा सरकार खर्च करती थी, इसमें जो कर्मचारी था उसका अपना कोई भी कैसा भी अंशदान नहीं होता था। शुरुआत में ये सारी चीजें चलती आई, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई और सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सरकार के ऊपर, क्योंकि अकेली सरकारी कंट्रीब्यूटर थी इसमें, तो सरकार के ऊपर जो दबाव है पैसे का या फिर पेंशन देने का, वो दबाव सरकार के ऊपर बढ़ने लग गया। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स सरकारी कर्मचारियों की यहां पर बढ़ने लग गई। कई राज्यों के बजट का लगभग 20 से 25% भाग पेंशन के ऊपर खर्च होने लगा और डेफिनेटली ये एक बड़ा भाग है। तो कहीं ना कहीं ये भी तर्क दिया जाता है कि इस जो पेंशन का पैसा है, इस पैसे को बचा के जो विकास कार्य हैं उनमें यहां पर इसको खर्च करने की बात करी जाएगी। तो पहला हमारा पड़ाव ये था। उसके बाद 1 जनवरी 2004 इसके बाद से लागू होती है एनपीएस, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। इसमें हम देखेंगे तो इसमें पहले क्या होता था, ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई भी जो सरकारी कर्मचारी होता था उसको कुछ पैसा नहीं जमा करना पड़ता था, सब कुछ सरकार देती थी। एनपीएस के अंदर अब यहां पर कंट्रीब्यूशन दिया जाने लगा कि कुछ हिस्सा सरकार देगी और कुछ हिस्सा सरकारी कर्मचारी देगा। अब ये जो पैसा इकट्ठा होगा, इस पैसे को बाजार के अंदर निवेश किया जाएगा, शेयर और बॉन्ड्स वगैरह में। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो ओपीएस था उसमें एक निश्चित अमाउंट मिलता था आफ्टर रिटायरमेंट, कितना तो मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन यहां पर निश्चित अमाउंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई पता नहीं जहां पर सरकार ने इन्वेस्ट इन चीजों को करा गया है, जो भी ये पैसा इकट्ठा हो रहा है, क्या पता वो कितना रिटर्न दे। तो फिक्स अमाउंट नहीं था, वो डिपेंड कर रहा था मार्केट के ऊपर कि मार्केट से कितना रिटर्न निकल के आएगा उस इन्वेस्टमेंट का, तब जाके वो वापस कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय पर या फिर पेंशन जो है वो पेंशन के समय पर सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान यहां पर करते हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जो पेंशन है वो निवेश के रिटर्न पर निर्भर करती है, जैसा मैंने बताया। इससे सरकारी वित्त पर बोझ कम होता है और निश्चित पेंशन की जो गारंटी है वो गारंटी यहां पर नहीं मिलती। बोझ इसलिए कम हो जाता है बिकॉज ऑफ जो हम क्योंकि जो कंट्रीब्यूटर है उसको भी अपना कुछ ना कुछ, जो सरकारी कर्मचारी उसको भी कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। लेकिन अप्रैल 2025 के अंदर जो है लॉन्च होती है नई पेंशन स्कीम, जिसे हम कहते हैं यूपीएस। यूपीएस जो नई पेंशन स्कीम है वो 1 अप्रैल 2025 से यहां पर ये लागू होती है। इसमें दरअसल ये एक हाइब्रिड टाइप का मॉडल है, वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। दोनों का कुछ मिला जुला रूप। यहां पर जो एनपीएस की निवेश संरचना है उसको कंटिन्यू रखा गया और एक न्यूनतम गारंटी रिटर्न और निश्चित पेंशन लाभ देने की बात यहां पर सरकार के द्वारा करी गई। इसमें एक जो संतुलित मॉडल है सरकार के अनुसार इसको यहां पर माना जाता है कि भाई देखो इसमें दोनों को फायदा है, सरकार को भी वित्तीय राहत मिल रही है और साथ ही साथ कर्मचारियों को भी सुरक्षा मिल रही है, क्योंकि गारंटीकृत जो पेंशन है वो पेंशन यहां पर मिल रही है। अभी जो नया वेतन आयोग आया है इसने ऐसा क्या कंफर्म यहां पर किया, उस टर्म को एक बार आप समझने की कोशिश करो। अभी रिसेंटली कैबिनेट की जो बैठक हुई और इस बैठक में जो 8th पे कमीशन था, इस 8th पे कमीशन के टीओआर को अभी रिसेंटली यहां पर मंजूरी दी गई। इसमें कुछ शर्तों के स्पष्ट उल्लेख हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। इसमें जो गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं के लिए अवित्त पोषित लागत है, यानी कि अनफंडेड कॉस्ट है, उस कॉस्ट को यहां पर कम करने की बात जो है वो यहां पर करी गई। यानी कि सिंपल सी बात यहां पर यह है कि सरकार ओपीएस की वापसी पर अब बिल्कुल भी कोई विचार नहीं कर रही है, ओपीएस वापस नहीं आने वाला है। सरकार का जो पूरा फोकस है वो एनपीएस और यूपीएस, उनको बहुत ज्यादा पारदर्शी बनाए, उनको लाभकारी बनाए, वहां पर पूरा ध्यान केंद्रित है। साथ ही साथ कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं मंत्रालय कि उनको पुनः लागू करने का कोई भी कैसा भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो मजदूर संगठन, जो या फिर मैं कहूंगा जो कर्मचारी संगठन वगैरह हैं, उनके द्वारा डिमांड करी जा रही थी कि आप वापस से आके जो ओपीएस है उस वापस से ओपीएस को आप लागू करो। अब ये जो 8वां वेतन आयोग है इसमें यहां पर कुछ छिपा हुआ एक नीति संकेत, यानी कि सरकार की जो मंशा है उसको ये रिफ्लेक्ट यहां पर कर रहा है। क्योंकि इसे अभी जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें देनी है टीओआर के बेसिस पर, तो किन किन कारकों पर ये विचार करता है जो हमारा वेतन आयोग है कि भाई देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, फिस्कल जो प्रूडेंस है यानी कि वित्तीय संयम कैसा है, और विकास के काम में कितना खर्चा करना है, कल्याण योजनाओं के लिए पैसा कितना उपलब्ध है हमारे पास। तो अब यहां पर हम देखेंगे जो अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स है उनको शामिल किया जाना इस बात का नीति संकेत है कि ओपीएस अब वित्तीय दृष्टि से अस्थिर और अवांछनीय माना जा रहा है। यानी कि सरकार इसको एक इस तरह से ले रही है जो ओपीएस है कि भाई सीधी सी बात है, इससे वजन बढ़ेगा सरकार के ऊपर, इसलिए सरकार इसको कंटिन्यूअस नहीं करना चाहती। अब इसके इंपैक्ट क्या होंगे अगर हम इसके प्रभावों के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात, ओपीएस का बोझ था वो पूरी तरह से सरकार के ऊपर हुआ करता था। लेकिन अभी भी देखें कई राज्यों के बजट का 20 से 25% हिस्सा एक पेंशन के ऊपर जा रहा है। हाँ, सही बात है कि डेफिनेटली इस पेंशन का जो हिस्सा है वो डेवलपमेंट कामों में जा सकता है, जो एक तरीके से पूरा का पूरा पैसा सरकार खर्च कर रही है। लेकिन बात वो भी है ना कि वास्तव में वो डेवलपमेंट के पास जाना चाहिए, जो लीकेज हो रहा है उसको कौन रोकेगा, वो भी चीज तो देखनी होगी। ओपीएस को बहाल करने से लॉन्ग टर्म में जो फिस्कल इंबैलेंस है वो बढ़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है सरकार के राजकोष पर बोझ ज्यादा बढ़ेगा। ये जो हमारा नया मॉडल है एनपीएस और यूपीएस, यानी कि जो यूपीएस में जो हाइब्रिड मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें क्योंकि अंशदायी प्रणाली है उसकी वजह से इसे टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्प के तौर पर सरकार यहां पर मान रही है। लेकिन यस, कुछ ऐसे राज्य जहां पर अभी जो केंद्र सरकार के अंदर जो एनडीए सरकार चल रही है, राज्यों में जो अलग कुछ दल हैं, यानी कि जो गैर एनडीए शासित राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, इन राज्यों ने ओपीएस को यहां पे लागू किया है। लेकिन केंद्र सरकार की नीति यह है कि ओपीएस की वापसी का वो विरोध करती आई है और ये कहती आई है कि ये सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए अब इसको लागू नहीं किया जा सकता, इसको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन स्टिल जो बहुत सारी कर्मचारी यूनियन हैं उनकी डिमांड यह है कि ओपीएस को बहाल करा जाए। साथ ही साथ वो फिर से जो डिमांड है 8वें वेतन आयोग के टीओआर आने की वजह से फिर से सारी चीजें यहां पर उभर गई हैं। देखो,
अब यूपीएस के बारे में बात करें तो यूपीएस के बारे में हम जानते हैं कि जो कर्मचारी संगठन वापस से ओपीएस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो यूपीएस है इसको यहां पर जो है इंट्रोड्यूस किया अप्रैल 2025 के अंदर। तो यहां पर हम देखेंगे जो यूपीएस है वो एक हाइब्रिड योजना है। इसमें जैसा एनपीएस था उसकी तरह कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, लेकिन गारंटेड एक जो मिनिमम पेंशन है वो पेंशन भी आपको मिलती रहेगी। यानी कि दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो बैलेंस बनाने की सरकार के द्वारा यहां पर कोशिश करी गई है। अब एक समझने की कोशिश करते हैं, सरकार अगर इस फैसले को ले रही है कि ओपीएस बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा, तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या इंपैक्ट प्रभाव यहां पर हो सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, अब तो वो जो फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो ओपीएस है वो तो आ ही नहीं रहा है वापस। कर्मचारी यूनियन जो डिमांड कर रहे थे, स्पेशली जो केंद्रीय कर्मचारी थे, अब वो कोई भी कैसी भी एक्सपेक्टेशन ना रखें क्योंकि उनको यही अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, राजकोषीय अनुशासन यस डेफिनेटली मजबूत होगा क्योंकि सरकार का एक बड़ा हिस्सा जो पेंशंस में जा रहा था अब उस पैसे का इस्तेमाल हो पाएगा। अगर सही तरह से हुआ तो वो डेवलपमेंट के कामों में वो पैसा यहां पर स्थापित हो पाएगा। राज्यों पर जो दबाव है वो दबाव यहां पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो राज्य ओपीएस लागू कर चुके हैं जैसे राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उन पर भविष्य में वित्तीय संकट आ सकता है। यानी कि उन राज्यों के ऊपर डेफिनेटली पैसा खर्चा उनको ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ओपीएस को लागू कर दिया है। और साथ ही साथ एनपीएस और यूपीएस इनको मजबूत किया जाएगा। यानी कि सरकार इन्हीं को ज्यादा अट्रैक्टिव, इन्हीं को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, इन्हीं सब चीजों पर सरकार के द्वारा यहां पर काम किया जा रहा है। ये कंफर्म है कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जो ओपीएस है वो तो वापस नहीं आना। क्या फायदे होंगे, क्या लाभ होंगे, उन चीजों के बारे में हमने यहां पर बात कर ली। ना बात करते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं आप। साथ ही साथ जो स्पेशल क्लास फेस्टिवल है 3, 4, 5 यानी कि आज तक ये चला था, जिसमें टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस को आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। मृणाल सर की क्लास आज 5 बजे आज जो 5 नवंबर है 9 बजे आप इसे अवेल कर सकते हैं। अक्टूबर को ये मतलब आज ही के दिन हम देखेंगे पूरा अक्टूबर का जो करंट अफेयर है उस सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करा जाएगा। देन देखेंगे प्लस कोर्सेज को आप चाहें तो 24,999 में 4 महीने के एक्सटेंशन के साथ में आप यहां पर इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा। थैंक यू वेरी मच।